तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश रहिएगा दोस्तों, साथ में पढ़ाई भी करते चलिएगा। तो दोस्तों जो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में हमने जीके के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। अब देखिए, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर देखिए रेडियो ऑपरेटर का हो, दोनों एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको एक एक प्रश्न को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप बैठेंगे और इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। समझिएगा, प्रश्न पर गौर करिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूपी स्पेशल, देखिए यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे द्वारा यही कोशिश की गई है कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है वो आपके एग्जाम में मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित कर सकूँ। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा नगर है जहां पर दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, बरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, सहारनपुर हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेटा आगरा है, जो आगरा में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखिए एक योजना चलाई गई थी, आपको इस योजना को याद रखना है। सन 2018 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनके द्वारा एक योजना यहाँ पर चलाई गई थी, एक जिला और एक उत्पाद योजना। ये समझना है आपको। ठीक है, एक जिला और एक उत्पाद, एक जिला और एक उत्पाद, इनका जो मतलब उद्देश्य था इस योजना को, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इस योजना का मुख्य इसका उद्देश्य था। ठीक है, और एक जिला और एक उत्पाद योजना, जिसमें से किसी एक उत्पाद पर यहाँ पर जोर दिया गया है। ठीक है, जैसे बरेली है तो यहाँ का जो मुख्य यहाँ पर जो कारखाना है वो किसका है, दिया सलाई सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है बरेली की। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगरा देखिए पेठा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेठा का निर्माण होता है। ठीक है, सहारनपुर की बात करते हैं तो देखिए वुड कार्विंग। ठीक है, वुड कार्विंग सबसे ज़्यादा यहाँ की फेमस है। कौन सी, वुड कार्विंग। इसके अलावा देखिए बरेली हो गया। ठीक है, तो बांस के उत्पाद बरेली में देखिए, जैसे बरेली में देखिए मैंने आपको बताया है दिया सलाई का भी बहुत सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है। यहाँ पर दिया सलाई सबसे ज़्यादा फेमस है, बांस के उत्पाद भी यहाँ के फेमस हैं। ठीक है, कन्नौज हो गया, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र जानते हैं, जिसको सेंट बोलते हैं, समझिएगा इसको। ठीक है, खुशबू देने का काम करता है इत्र। जौनपुर हो गया, ठीक है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए कन्नौज मैंने आपको बता दिया है इत्र के लिए। बुलंदशहर के चीनी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गोरखपुर हो गया, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए। ठीक है, तो ये जैसे एक जिला और उसका एक जो कौन सा उत्पाद है, ठीक है, उसके लिए ये एक योजना चलाई गई थी, एक जिला एक उत्पाद 2018 में। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो हो जाएगा आगरा। कि आगरा में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, इलाहाबाद में भी है, बरेली में है और सहारनपुर में भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है दिया सलाई कहाँ का है, बरेली का है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यदि आप एक काम कर सके मेरा, तो जरूर कर दीजिएगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। कह रहा है नियम समिति का, लोक लेखा समिति का, विशेष अधिकार समिति का, या फिर प्राक्कलन समिति का। तो देखिए ये जो समितियां हैं, यहाँ पर समितियां कुछ दी गई हैं और कह रहा है कि किसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर नियम समिति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप समझते हैं नियम समिति।
तो नियम समिति की बात करते हैं तो देखिए जो नियम समिति है इसमें लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा के होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं 16 सदस्य। ठीक है, तो 15 सदस्य लोकसभा के और 16 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। नियम समिति का कार्य होता है कि जो सदन होते हैं, जो राज्यसभा हो गया और लोकसभा, इसको क्या है सुचारू रूप से संचालित करना होता है। लोकसभा समिति की बात कर लेते हैं तो देखिए जो लोकसभा समिति होते हैं इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। जो लोक लेखा समिति होती है इसको लघु संसद भी, ठीक है, इसको लघु संसद के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, लघु संसद के रूप में यदि पूछता है कि किसको जाना जाता है तो वो होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दी गई है हमारी विशेष अधिकार समिति। तो जो विशेष अधिकार समिति होती है इसमें कुल देखिए 25 यहाँ पर सदस्य होते हैं और जिसमें से 15 सदस्य होते हैं राज्यसभा के और 10 सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, यह एक देखिए स्थायी समिति होती है। ठीक है, कैसी समिति होती है? स्थायी समिति होती है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके विशेष अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसलिए इस समिति का गठन किया गया है। ठीक है, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो देखिए जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं। और एक यहाँ पर जानने योग्य बात है कि जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ये और देखिए प्राक्कलन समिति यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है तो वो होती है प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए एक यहाँ पर प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? केलायु है, फ्यूजियामा, ठीक है, कोटोपैक्सी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संसार का, यहाँ पर मैं आपको 3 यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ज्वालामुखी बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए केलायु तो है, जैसे यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केलायु। इसके बाद आता है ओजस डेल सलेडो। ओजस, जो कंफ्यूज करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओजस डेल सलेडो। और एक है मोना लोआ, यहाँ पर मोना लोआ। ये तीनों जो ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तीनों के तीनों सक्रिय ज्वालामुखी हों, तीनों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इनमें कैसे अंतर है समझिएगा। यहाँ पर जो केलायु ज्वालामुखी है पाई जाती है हवाई द्वीप यूएसए में। ठीक है, हवाई द्वीप है यूएसए में, वहाँ पर ये देखने को मिलेगी। और केलायु है वो संसार की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सर्वाधिक सक्रिय है। अब यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसी सक्रिय ज्वालामुखी जो ऊंचाई पर है, तो वो है ओजस डेल सलेडो जो है चिली अर्जेंटीना में। ठीक है, चिली अर्जेंटीना में है और संसार की सबसे ज्यादा सक्रिय, ठीक है, इसका रूप है सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। अंतर समझना है आपको। सबसे ज्यादा यदि ऊंचाई पर पूछता है कि ऐसी कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, तो वो है ओजस डेल सलेडो। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? तो वो है केलायु जो हवाई द्वीप यूएसए में है। और मोना लोआ की बात करते हैं तो बेटा सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये तीनों देखिए आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तीनों से यहां पर प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा की बात करते हैं तो देखिए आपकी ये जापान की ज्वालामुखी है। कहां पर है? जापान में। एक सुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर में। अब बेटा जब हमने ज्वालामुखी की बात की है तो ऐसा ना हो कि ठीक है भारत की ज्वालामुखी को हम भूल जाएं। तो भारत की ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं ये भी समझना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए भारत में कुल 2 प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है एक, और एक है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसी जो वर्तमान में उद्गार में नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है? जो अभी भी जिनसे लावा निकलता है, ऐसी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होती है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरेन। बैरेन ज्वालामुखी है जो पाई जाती है अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये भारत की सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय है। ठीक है, केवल एक ही ज्वालामुखी है भारत में ऐसी जो सक्रिय है, और कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप पर। और अंडमान निकोबार पर एक और है जिसको हम बोलते हैं नारकोंडम। ठीक है, ये नारकोंडम भी आपकी अंडमान निकोबार पे है, पर ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो 2 ज्वालामुखी है, बैरेन हो गया और नारकोंडम। ठीक है, जो भारत में पाई जाती हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, कह रहा उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। अब पहले आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूँगा, इसके बाद मैं इस प्रश्न का आंसर बताऊँगा आपको। तो बेटा आपसे थोड़ा कुछ यहाँ पर मैं मांगने वाला हूँ। मांगने के लिए कोई पैसा नहीं मांग रहा, ठीक है, ना कुछ दान दक्षिणा मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आपको केवल टच करने की आवश्यकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो कि आपके हित के लिए ये वीडियो है, ठीक है, सिर्फ आपको इतना काम करना है। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर जानते हैं। तो देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। तो देखिए जो प्रथम स्थान है यहाँ पर, हम फर्स्ट यहाँ पर देखिए प्रथम से लेकर यहाँ पर दूसरा पाँचवें तक की बात करेंगे कि राज्यों को क्रमवार कौन कौन सा स्थान है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पाँचवा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्थान है, ठीक है, चावल उत्पादन में, वो है पश्चिम बंगाल का। प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, पांचवा स्थान है तमिलनाडु का, और जो चौथा स्थान है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि चौथा स्थान किसका है। चलिए कमेंट के लिए मैं छोड़ता हूं, इसके बाद मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा, तब तक आप कमेंट डाल दीजिएगा। तो देखिए दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है सू नहर, पनामा, कील नहर और स्वेज नहर। तो देखिए जो आंसर है वो था पंजाब। पंजाब है जो चतुर्थ स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आता है चावल उत्पादन में। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए सू नहर की बात करते हैं। सबसे पहले जो सू नहर है वो जोड़ती है सुप्रियर झील, सुप्रियर झील को जोड़ती है किससे, ह्यूरन झील से। सुप्रियर झील को जोड़ती है किससे, ह्यूरन झील से जोड़ती है। पनामा की बात करते हैं तो पनामा है प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को जोड़ती है अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। और जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सी, राइट आंसर हो जाएगा। जो बाल्टिक सागर है उसको किससे जोड़ती है, उत्तरी सागर से मिलाती है कील नहर। देखिए यहां पर प्रश्न है कि संसार की देखिए सबसे ज्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है अपनी सुप्रियर झील है। ठीक है, चलिए अगला यहां पर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन ए है उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, एम फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कर्णम मल्लेश्वरी देखिए एक वेट लिफ्टर थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है। कह रहा है हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, और डी कह रहा है ए और बी। तो देखिए ऑप्शन ए भी यहां सही है, बी भी सही है, सी, क्योंकि देखिए जो एलोरा के गुहा मंदिर है वो किससे संबंधित है, हिंदू धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से। लेकिन देखिए एक यहां पर डी ऑप्शन है जिसमें ए और बी दिया गया है, यदि सी भी दिया होता तो यही आंसर होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा अल्पना। अब देखिए यहां पर एक और मैं आपको यहां पर एक पॉइंट बता देता हूं जो इस चीज से संबंधित है और इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए एलोरा हो गया, अजंता हो गया, ठीक है, एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एलोरा और जो अजंता की गुफाएं हैं ये देखिए औरंगाबाद है, वहां पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए अल्पना है जो एक प्रकार की रंगोली होती है, क्या होती है, रंगोली, जिसमें
जो बंगाल की महिलाएं होती हैं, इस रंगोली को बनाया जाता है उनके द्वारा तीज त्योहारों पर, ठीक है। और त्योहारों पर इसमें उपयोग किया जाता है आटा, ठीक है। जो रंगोली बनाते हैं आपने देखा होगा कि रंगोली में किसका प्रयोग करते हैं, आटा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किसका, आटा का और चावल का जो पेस्ट होता है, ठीक है, चावल के पेस्ट का प्रयोग करती हैं किसमें, रंगोली, अल्पना जो रंगोली है उसको बनाने में। अब देखिए जो रंगोली है ये कहाँ का लोक कला शैली है, ये है महाराष्ट्र की, ठीक है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में इसको बोलते हैं चौक पूरना। चौक पूरते हैं ना आटा से, जब कोई दिवाली होती है या कुछ भी, ठीक है, तो हाथ से चौक पूरा जाता है आटा से, चौक पूरना, ठीक है। इसी को महाराष्ट्र में रंगोली बोलते हैं। बिहार में बोलते हैं गोदना, याद रखना है आपको, गोदना बोलते हैं रंगोली को, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोदना। और राजस्थान में बोला जाता है मांडना, मांडना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर या फिर ललितपुर। हमीरपुर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। तो देखिए तांबा है और यूरेनियम, ये दो तत्व पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, किस जिले में पाए जाते हैं, ललितपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। यूरेनियम, तांबा और यूरेनियम दोनों आपको कहां पर मिलेंगे, ललितपुर में। तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर की बात करते हैं तो देखिए मिर्जापुर में सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो चुर्क और डल्ला होता है यहाँ पर बनता है। इसके अलावा देखिए चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा, चूना पत्थर भी कहाँ पर पाया जाता है, मिर्जापुर। हीरा, ठीक है, हीरा यदि कहीं उत्तर प्रदेश में है तो वो है बांदा हो गया, महोबा जिला हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है बॉक्साइड, तो बॉक्साइड कहाँ पर, बॉक्साइड आपका हीरा हो गया, बॉक्साइड ये आपके बांदा जिले में, ठीक है। हमीरपुर की बात करते हैं तो देखिए जिप्सम हो गया, डायस्पोर हो गया, जिप्सम, डायस्पोर, ये मिलते हैं कहाँ पर, हमीरपुर जिले में। तो ये नोट करते चलिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यूपी स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम में आपके। कुशिंग सिंड्रोम, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। कह रहा है थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया और पीयूष ग्रंथि हो गया या फिर सभी गलत है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अब देखिए बात आती है कि जो कुशिंग सिंड्रोम है ये होता कैसे है। देखिए जो कॉर्टिसोल होता है एक हार्मोन्स है, तो जो पीयूष ग्रंथि है इस कॉर्टिसोल को का नियंत्रण करती है, इस हार्मोन का, ठीक है। और जब इस कॉर्टिसोल की अधिकता हो जाती है शरीर में तो उससे होता है कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि होती है, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखना है। थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं तो देखिए थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से यहाँ पर ग्वाइटर रोग हो जाता है गले में, जिसको हम घेंगा रोग भी बोलते हैं, वो होता है थायराइड ग्रंथि की वजह से, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन लिखा है, ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, ठीक है। 13 फरवरी को इनका जन्मदिवस इनकी स्मृति में मनाया जाता है महिला दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है कि लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा देखिए हरिजन हो गया,
ठीक है। इसके अलावा देखिए यंग इंडिया हो गया, ये पुस्तक किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य जब लिखी गई थी जब तिलक जी जेल में थे, ठीक है, तो इनके द्वारा गीता रहस्य वहीं पर जेल में रहते हुए पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा देखिए दैनिक केसरी, ठीक है, दैनिक केसरी भी इनकी एक उक्ति है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। चलिए तो देखिए यहां पर ऑप्शन है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें और फिर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागर से उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। पछुआ पवनें क्या होती हैं, पछुआ पवनें होती हैं जो पश्चिम की ओर चलती हैं। देखिए जो आपका उपोष्ण जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए 45 डिग्री के करीब हो, ठीक है, तो 45 डिग्री उत्तर दक्षिण जो मतलब उत्तरी अक्षांश जैसे हो गया, तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो पश्चिम की ओर जो भी हवाएं चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, पछुआ पवनें बोला जाता है, ठीक है। समुद्री पवनें क्या होती हैं, तो जो समुद्री पवनें होती हैं अधिकांशतः गर्मी में चलती हैं और कहाँ से, जल से, समुद्र से, ये कहाँ पर, थल की ओर चलती हैं, ठीक है, तो वो होती हैं समुद्री पवनें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय, ठीक है, भाषाएं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी से, द्वितीय पीढ़ी से, तृतीय पीढ़ी से या फिर चतुर्थ पीढ़ी से। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था बताना है आपको। तो ऑप्शन है यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। तो देखिए जब भी धातुओं को पीटकर पतला किया जाता है तो इस गुणधर्म को बोला जाता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। जैसे यदि आपसे पूछता है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो वो होती है सोना, ठीक है। सोना को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं पीट पीट कर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो बेटा ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 8 गज से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद है दोस्तों को आप सभी को ये प्रश्न पसंद आए होंगे, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।